हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बीए पार्ट 2 का ज्योग्राफी सब्सिडी का फुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर कराने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपने बेस्ट जो वीवीआई क्वेश्चन है उसके फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की भूगर्भिक संरचना का वर्णन करें। ठीक है, डिस्क्राइब द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट आंसर में जो दिया हुआ है, भूगर्भिक संरचना की विभिन्नता के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों को निम्नलिखित यानी सिस्टम में विभक्त किया गया है। अब देखिए, किसी भी देश की जब भूगर्भिक संरचना के बारे में आपको अगर अध्ययन करना हो तो सबसे पहले वहाँ की कैसी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ कैसे उसकी उत्पन्न हुई है, कैसी वो पहाड़ वहाँ का जगह कैसे पहाड़ी इलाका बना है, उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। फिर सेकेंड में आपको अध्ययन करना होगा कि यहाँ का पठारी भाग कैसा है, ये किस कारण उत्पन्न हुई, पृथ्वी के अंदर क्या उथल पुथल हुई जिस कारण यहाँ की जो व्यवस्थाएं ऊंच नीच हो गई है। तो फिर सेम इसी प्रकार से यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया हुआ है आपको, आद्य क्रम की चट्टानें। इसके बारे में पहले डिटेल में समझते हैं। इस क्रम की चट्टानों की उत्पत्ति पृथ्वी की अति गर्म तथा चट्टानों के ठंडा होने से हुई है। अब देखिए, सबसे पहले कहा गया है इसमें कि पृथ्वी की अति गर्म यानी पृथ्वी की अति गर्म जो तप्त चट्टान जो है ना, वो एकाएक जब ठंडा हो गई जिस कारण आद्य क्रम चट्टाने की उत्पत्ति हुई। उस समय पृथ्वी पर किसी भी जीवधारी अस्तित्व न होने के कारण आद्य क्रम की चट्टानों में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलते हैं। आपको मालूम होगा कि देखिए, आद्य क्रम की जो चट्टानें होती है उसमें किसी प्रकार की जीवाश्म क्यों नहीं मिलते, क्योंकि जब जो पृथ्वी का जो इस समय जो गर्म जो था जिसमें किसी प्रकार के जीवधारी उसके अंदर नहीं आए, अगर उसके अंदर आ जाते हैं उसमें जल के मर जाते हैं तो वो जीवाश्म बन जाते हैं। ठीक है, अगर उसमें नहीं आए हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर ज़्यादा तापमान होगा वहाँ से जानवर लोग भाग जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ बचेगा नहीं, तो वहाँ से जीवाश्म पैदा होगा ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी का बाह्य भाग आंतरिक भाग की तुलना में पहले ठंडा हो गया। आंतरिक भाग अपेक्षाकृत अधिक गर्म होने से इस क्रम के चट्टानों में भ्रंशन तथा वलय की क्रिया विस्तृत रूप से हुई, जिस कारण इस चट्टानों में रवे बनते गए। अब देखिए, इस चट्टानों में ज़्यादातर क्या है, सबसे ज़्यादा चट्टानों में भ्रंशन तथा वलय की क्रिया विस्तृत रूप से हो गई, जिस कारण इस चट्टानों में रवेदार यानी उसको छूने पर आपको रवेदार महसूस होगा। ठीक है, इस रवेदार चट्टानों में नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट उल्लेखनीय, यानी इस चट्टानों में आपको ज़्यादातर नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट ज़्यादातर पाए जाते हैं। इस क्रम के चट्टानें लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व की है, यानी ये 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व की है। इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पहले का है। ठीक है, इतने ज़्यादा दिन होने के बावजूद भी वहाँ को जो मिट्टी है सो पहले जैसे गर्म नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट में जो नीचे इसके बारे में जो विवरण बताया गया है उसको हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसका विवरण जो दिया हुआ है, आद्य क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 1.87 लाख किलोमीटर भूभाग पर विस्तृत है। यानी भारत में जो है सो इस प्रकार की चट्टानें जो है से कितनी किलोमीटर क्षेत्र में है, 1.187 लाख किलो, यानी इसको हम बोल सकते हैं लगभग आपको बिहार का दोगुना। ठीक है, बिहार का जो क्षेत्रफल है ना 94,163 किलोमीटर, उसका जस्ट दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है किस किस राज्य में फैला हुआ है उस सभी के बारे में बताया गया। झारखंड राज्य में छोटा नागपुर का पठार, फिर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के एक बड़े भाग पर तथा मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के कुछ भागों में आद्य क्रम की चट्टानें भी उपस्थिति मिलती है। आद्य क्रम की नीस चट्टान निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में मिलती है। अब देखिए, आद्य क्रम में आपको मैंने पिछले ऊपर में मैंने बताया था कि आद्य क्रम में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, नीस, शिष्ट तथा ग्रेनाइट। 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जिसमें आपको बताया गया सबसे पहले जो नीस प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो किन किन क्षेत्रों में मिलती है। तो सबसे पहले बंगाल में, बंगाल नीस इसको कहते हैं, बंगाल नीस से प्रसिद्ध है वो, जो कि पड़ता है उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है। और नेक्स्ट जो है बुंदेलखंड नीस, ये जो है सो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 320 किलोमीटर की लंबाई पूर्व से पश्चिम तथा 192 किलोमीटर की चौड़ाई में अर्धवृत्ताकार रूप में विस्तृत है। यहाँ की चट्टानें गुलाबी तथा लाल रंग लिए मिलती हैं, यानी वहाँ की जो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जो इलाका है 320 किलोमीटर लंबाई और 192 किलोमीटर चौड़ाई की अर्धवृत्ताकार जो विस्तृत रूप से फैली हुई है, उसमें लाल चट्टानें ज़्यादातर लाल रंग और गुलाबी रंग विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में नीचे दिया हुआ है चार कोनाइट समुदाय। तमिलनाडु की नीलगिरी पर
जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पालनी तथा सेवेराय पहाड़ियों पर विस्तृत है। यह निश्च चट्टानें गहरे रंग की होती है। किस रंग की होती है? एकदम गहरे रंग की होती हैं। अब नेक्स्ट जो आती है सेकंड नंबर की, वो किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जो भारत में जो सेकंड चट्टानें पाई जाती है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आद्य क्रम की चट्टानें पर लंबे समय तक सतत अपरदन होता रहा, जिससे प्राप्त अपरदित पदार्थों के अवसाद के जमाव के विभिन्न स्थानों पर हुआ तथा इसी जमाव से धारवाड़ क्रम की शिष्ट चट्टानें निर्मित हुई। इस चट्टानों पर कार्यांतर की क्रिया अत्यधिक हुई है, लेकिन जिसे यहाँ कई महत्वपूर्ण खनिजों की उपस्थिति भी मिलती है। यानी देखिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती है उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण खनिज भी उपस्थिति होती है। और जैसे कि उपस्थिति कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से क्षेत्र में ज़्यादातर इस खनिज की उपस्थिति होती है, वो सभी आगे डिटेल में बताया गया है। इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे सेकंड में बताया गया है वितरण, यानी भारत में इस क्रम की चट्टानें निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में मिलती है। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में। कौन कौन? पहला है कर्नाटक की धारवाड़ वेरवल्लारी में मैसूरी पेटी 960 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। यानी कर्नाटक प्रदेश की धारवाड़ी वेल्लारी मैसूरी पेटी जो है वो 960 किलोमीटर में विस्तृत है। यानी आप समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं 960 किलोमीटर कितना अधिक हुआ। ठीक है। सेकंड जो है वो जयपुर और पालनपुर के मध्य अरावली पर्वत श्रेणी तथा जम्मू कश्मीर की लद्दाख के बाद झारखंड की पहाड़ियाँ में श्रेणियाँ में पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की रीवा बालाघाट एवं जबलपुर जिला में पाया जाता है। और फोर्थ नंबर है उड़ीसा के सुंदरगढ़ तथा क्योंझर जिले में। और बिहार में नहीं, अभी तो झारखंड में हजारीबाग है। ठीक है। हजारीबाग था, सॉरी बिहार में, तो बिहार तो गया में है, सॉरी गया तो बिहार में है। ठीक है। और बिहार में हजारीबाग नहीं है, झारखंड में होगा। ठीक है। गया है सो बिहार में है। ठीक है। और महाराष्ट्र में नागपुर जिला में है। ठीक है। फिर नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 प्रकार की मिट्टी चट्टान हो चुकी है। और नेक्स्ट जो थर्ड प्रकार की है वो कुडम्बा क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण 50 करोड़ से 140 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन युग में हुआ था। जब कैम्ब्रियन युग आपको पूछेगा, 50 करोड़ से 140 करोड़ के बीच के युग को कैम्ब्रियन युग कहते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भूगर्भीय हलचलों से निर्मित भूसंतियों में अवसादों का जमाव होने के कारण कुरप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। इस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलते। भूसंतियों निर्मित होने के कारण इस क्रम की चट्टानों में सामुद्रिक उत्पत्ति के सैलसाइट, क्वार्टजाइट तथा चूना पत्थर की चट्टानें मुख्य रूप से मिलती है। अब वितरण, देश के लगभग 22,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुरप्पा क्रम की चट्टानें मिलती है। इस क्रम की चट्टानें मूल रूप से निम्नलिखित 4 क्षेत्रों में मिलती है। आंध्र प्रदेश के कुरप्पा जिले में, छत्तीसगढ़ राज्य का अधिकांश भाग व झारखंड राज्य का सिंहभूम जिला में, उड़ीसा राज्य में क्योंझर तथा कालाहांडी जिला में, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रेणियाँ में। ठीक है। इसको याद रखिए। नेक्स्ट है विंध्यन क्रम की चट्टानें। अब जो विंध्यन क्रम की चट्टानें होती है, इस क्रम की चट्टानें में चूना पत्थर, बालू पत्थर सारे सर्वप्रमुख है, जो भूगर्भ से 4000 मीटर तक की मोटाई में मिलते हैं। आपको मालूम है जो विंध्याचल पर्वत पर पाई जाती है, इस प्रकार की चट्टानें में चूना पत्थर ज़्यादातर और बालू पत्थर ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये लगभग 4000 मीटर तक की मोटाई में पाए जाते हैं। आप समझ लीजिए कितना अधिक होगा। विंध्यन क्रम की चट्टानें निम्नलिखित के 2 भागों में मिलती है। एक मिलती है लोअर विंध्यन में और सेकंड मिलती है अपर विंध्यन में। लोअर विंध्यन इसमें सेमरी श्रेणी मुख्य है और इसमें भांडेर, रीवा तथा कैमूर श्रेणी इसमें प्रमुख है। अब नेक्स्ट है वितरण। प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले विंध्यन पर्वतों के सहारे चंबल तथा सोन नदी के मध्य विंध्य क्रम के चट्टानों का अस्तित्व देखने को मिलता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र, कर्नाटक में भीमा नदी घाटी तथा आंध्र प्रदेश में कर्नूल जिलों में भी इस क्रम की चट्टानें मिलती हैं। फिर नेक्स्ट है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ये आपको ज़्यादातर मालूम होगा। गोंडवाना समझो कि ज़्यादातर आपको झारखंड एरिया में पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं इसके बारे में। गोंडवाना जो 5वां नंबर जो पड़ता है चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस युग में छिछले जलीय भागों तथा झीलों में अपरदित पदार्थों के जमाव से हुआ। इन छिछले जलीय भागों तथा झीलों में सघन वनस्पति की उपस्थिति से जो अपरदित पदार्थ की परतें जो दब गई है, जो वर्तमान में हम कोयले के रूप में प्राप्त होती है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बालू, पत्थर, सैल तथा मिट्टी की परतें मिलती है। आपको मालूम है गोंडवाना समूह से ही ज़्यादातर कोयले के उत्पादन होता है, यानी कोयला का वहाँ से खनन होता है, उत्खनन। ठीक है। इसको उत्खनन कहते हैं। नेक्स्ट गोंडवाना क्रम की चट्टानें निम्नलिखित 2 भागों में विभक्त होती है। पहला लोअर गोंडवाना क्रम और सेकंड है अपर गोंडवाना क्रम। लोअर गोंडवाना क्रम के अंतर्गत इसमें तलेर, दमूचा तथा पंचित श्रेणियाँ सम्मिलित है। और अपर गोंडवाना क्रम है, इसमें महादेव, राजमहल, जबलपुर तथा उमिया श्रेणी महत्वपूर्ण है। अब विवरण इसमें क्या है, वितरण। इस क्रम की चट्टानें दामोदर, गोदावरी, बराकर नदी घाटियों में प्रमुख रूप से मिलती है। इसके अतिरिक्त राजमहल श्रेणी तथा सतपुरा श्रेणियों में भी इन चट्टानों की उपस्थिति है। ये ज़्यादातर आपको किस नदी में मिलती है? दामोदर और गोदावरी नदी के आसपास का जो इलाका है उसमें ज़्यादातर आपको गोंडवाना समूह के चट्टान मिलेंगे। ठीक है। फिर नीचे आगे की ओर हम पढ़ते हैं। दक्कन का लावा पठार अथवा
दक्कन ट्रेप, यानी दक्कन का जो लावा पठार अथवा दक्कन ट्रेप है उसको बारे में। क्रिस्टेस काल में अंतिम चरण में होने वाले ज्वालामुखी उद्गारों से प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी तथा दक्षिणी भागों पर विशाल लावा की समांतर क्रम की परतें जमती गई। लावा की अधिकतम मोटाई उत्तरी पश्चिम भाग में लगभग 3000 मीटर है, जबकि पूर्व में अमरकंटक के समीप केवल 160 मीटर की मोटाई की लावा परतें मिलती है। विवरण: लावा द्वारा निर्मित इस क्रम की चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत से उत्तरी पश्चिमी भाग में लगभग 5 लाख किलोमीटर के क्षेत्र पर विस्तृत है। इसमें कच्छ यानी गुजरात, सौराष्ट्र वही गुजराती है, महाराष्ट्र, मालवा पठार, मध्य प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश के समुद्री क्षेत्र सम्मिलित हैं। मालवा का पठार, ठीक है, लावा का पठार, दक्कन क्षेत्र उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्लाइस्टोसिन क्रम की चट्टानें, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है। प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट के अधिकांश भाग की चट्टानें इस प्रकार की चट्टानें हैं जहाँ प्लाइस्टोसिन आधुनिक काल के जमाव मिलते हैं। ताप्ती, नर्मदा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तथा पेरियार नदियों के अपने घाटियों को मुहाने पर आधुनिक क्रम में आफसादी चट्टानें निर्मित की हैं। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन था यहीं पर एंड हुआ, और सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी को हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसका जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको आप टेलीग्राम में ग्रुप में जा करके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंड में भारत को प्रायद्वीपीय इकाइयों में विभक्त कीजिए तथा उनमें से किसी एक का वर्णन कीजिए। डिवाइड इंडिया इंटू नेचुरल, रिलीजन एंड डिस्कस एनी वन ऑफ देम। भारत को संरचनात्मक इकाइयों में विभक्त कीजिए। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति एवं संरचना का वर्णन कीजिए। उसी प्रकार क्वेश्चन है। डिवाइड इंडिया इंटू डिवाइड इंडिया टू स्ट्रक्चरल यूनिट्स एंड डिस्कस द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ हिमालय। इसमें पढ़ना है आपको भारत को प्राकृतिक इकाइयों में विभक्त उसी प्रकार, यानी देखिए ये 2, 2, 4, 6, यानी ये आपको 6 क्वेश्चंस का सिर्फ एक ही आंसर, यानी 6 प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको किस प्रकार से इसको पहले तो डिवाइड करना है, क्या करना है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है उसको पहले समझना, उसके बाद आगे आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भारत का भौगोलिक स्वरूप अनूठा है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है जो समुद्र स्थल के 2.5 पर फैला हुआ है। इसमें पर्वत, पठार तथा मैदानी एवं तटीय सभी प्रकार की प्राकृतिक रूप उपस्थिति है। इसके संपूर्ण क्षेत्र के 10.7% भाग पर पर्वत, 18.6% भाग पर पहाड़ी और 27.7% भाग पर पठार तथा 43% भाग पर समतल मैदान फैले हुए। प्राकृतिक बनावट एवं भौतिक स्वरूप के आधार पर भारत के 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र यानी नॉर्दर्न माउंटेन रीजन, और सेकेंड है उत्तर दक्षिण का बड़ा मैदान यानी ग्रेट प्लेन्स, और दक्षिण का पठार, और लास्ट में है तटीय मैदान एवं द्वीप। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। अब नॉर्दर्न जो माउंटेन रीजन है उसमें पढ़ना है, यह उत्तरी भाग में अवस्थित मोरदार पर्वतों की एक श्रृंखला है जिसकी लंबाई 3000 किलोमीटर एवं चौड़ाई 200 से 400 किलोमीटर है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी काराकोरम इसी पर्वतमाला का एक भाग है जो उत्तरी पश्चिम के सबसे उत्तर में है। इस पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंचे शिखर का नाम गॉडविन ऑस्टिन है तथा इसकी सबसे अधिक ऊंचाई 8611 यानी गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम K2 नाम से प्रसिद्ध है, वो भारत की सबसे ऊंची पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 8611 मीटर है। इस पर्वत माला के दक्षिणी भाग में हिमालय की विस्तृत पर्वत श्रेणियाँ मिलती है जो पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूरब में अरुणाचल प्रदेश तक फैली है। इसके सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8848 मीटर, यह संसार की सबसे ऊंची शिखर। आपको मालूम होगा माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर में यह पर्वत पश्चिम से पूर्व की ओर 2400 किलोमीटर की लंबाई में वृहद चाप के आकार में फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक है। जहां आज हिमालय पर्वत है वहां लगभग 60 करोड़ वर्ष पहले तेथिस नामक सागर लहरता था जो 2 विशाल भूखंडों से घिरा हुआ एक लंबा और उथला सागर था। इसके उत्तर में अंगरा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूखंड से लाखों वर्ष तक इन 2 भूखंडों में अपरदन होता रहा तथा अपवर्तित पदार्थों के कंकड़, पत्थर, मिट्टी, गाद आदि तेथिस सागर में जमा होते रहे। इस प्रकार दबाव बढ़ता गया तथा इसमें नतीजन या सिकुड़ने लगा। इससे जमी मिट्टी के आदि परतों में मोड़ पकड़ने लगे तथा ये
वलय द्वीपों की एक श्रृंखला के रूप में भरकर जल के रूप से ऊपर आए, यानी जल से बाहर आ गए, जिस कारण यह क्रिया लगातार चलती रही। कालांतर विशाल आकृति पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ और उसी कारण यह पर्वत श्रेणी का निर्माण, जिसे हम आज हिमालय नाम से पुकारते हैं। ठीक है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ उस पर नदियाँ एवं आच्छादन दूसरे कारक सक्रिय हो गए। अपरदित पदार्थ का तेथीस में जमा होने लगे। इस प्रकार यह सागर सिकुड़ता गया। फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान में फैले उत्तरी मैदानों और दक्षिण गंगा सिंधु के मैदानों की उत्पत्ति यानी ओरिजिन हुई। भारत के उत्तरी पूर्व भाग में बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदियों ने भी इस प्रकार के मैदानों का निर्माण लिया। अब देखिए, भारत में जो दो प्रकार के मैदान हैं, तो सेकेंड जो गंगा सिंधु मैदान और एक है गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, और इसके आगे मैं हिमालय की भौगोलिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ा रहा हूँ। हिमालय की भौगोलिक वर्गीकरण हुआ कैसे। यहाँ देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी में कई पर्वत श्रेणियाँ हैं जो एक दूसरे की समांतर फैली हुई है। अध्ययन में सुविधा की दृष्टि से इन्हें मुख्य रूप से हम 3 भागों में विभक्त कर देते हैं। महा हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय इसको बोल सकते हैं, या फिर लास्ट वाला है अप हिमालय। ठीक है, उप हिमालय। नेक्स्ट है हिमालय की उपयोगिता एवं लाभ। अब हिमालय पर्वत भारत के लिए वरदान है। यह हमारे देश के उत्तर में प्राकृतिक सीमा बनाते हैं और बाह्य आक्रमणों से देश को सुरक्षित रखने में सहायक सिद्ध होते हैं। यह उत्तर से आने वाली ठंड हवाओं से हमारी रक्षा करते हैं। इन पर्वतों की श्रृंखला के अवरोध के फलस्वरूप देश के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। यहाँ से निकलकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ सिंचाई हेतु जल दे देती हैं तथा जल विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध होती है। इन पर्वतों में अट्टू वन संपदा भारी पड़ी है। इसके ढाल आलू, चाय, मिर्च एवं फलों को खेतों के लिए वरदान है। इस क्षेत्र में स्थित झीलें तथा मनोरम पहाड़ियाँ असल देशी तथा विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। विदेशी पर्यटक के आगमन के फलस्वरूप हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, जो कि बहुत ही महंगी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है उत्तर भारत उत्तर दक्षिण भारत का उत्तर दक्षिण का बड़ा मैदान, जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है। आपको मालूम है कि उत्तर के विशाल पर्वतों एवं दक्षिण में उत्तरी भारत का विशाल मैदान जो स्थित है, जलों द्वारा निर्मित यह प्रदेश अत्यंत समतल है। समतल मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 2500 किलोमीटर से भी अधिक है और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक की है। समुद्र तल की इसकी ऊंचाई 275 मीटर है। इस विशाल मैदानी भाग का क्षेत्रफल लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली के समीप अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का कार्य करती है, जिससे इस मैदान के 2 भाग हो जाते हैं। पश्चिम की ओर सतलुज का मैदान और पूर्व की ओर गंगा यमुना का मैदान। पश्चिमी मैदान अधिकतर सूखा और यहाँ की मिट्टी में टोली मिलते हैं, जबकि पूर्वी के मैदान में सैकड़ों मिट्टी की तरह बिछी हुई है। भाग को बांगर, निचले भाग को खादर भूमि कहते हैं। यानी जो ऊपरी भाग होती है उसको बांगर और निचले भाग को खादर भूमि कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके डेल्टाई भाग में भी चीका मिट्टी मिलती है। वास्तव में यह प्रदेश जैसा है मुख्यतः उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का उपहार है। हिमालय से निकलने वाली नदियों में अपने साथ बहाकर लाए हुए जलोढ़ द्वारा इस प्रदेश की विश्व का एक अत्यंत उर्वर क्षेत्र बना दिया है। विशाल मैदानी भाग में सिंधु की द्रोणी पश्चिमी मैदान का एक अल्प भाग भारत में स्थित है, जिसमें झेलम, चिनाब, व्यास, रावी और सतलज की नदियाँ बहती है। इन नदियों का पानी बहकर अरब सागर में जाता है। विशाल भारतीय मैदानों का अधिकांश भाग गंगा की द्रोणी में है। इस मैदान में गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, तीस्ता नदियाँ बहती है। ये सभी हिमालय से निकलती है। गंगा की अन्य सहायक नदियाँ चंबल, सिंधु, बेतवा, सोन, दामोदर हैं। ये विंध्य पर्वत या नागपुर के प्रदेश से निकलती है। गंगा नदी के निचले भाग में विशाल ब्रह्मपुत्र आकर मिल जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के पूर्व ये दोनों मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। आपको मालूम होगा कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? सुंदरवन पश्चिम बंगाल में बनता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की डेल्टा का अधिकांश भाग बांग्लादेश में है। यह विशाल मैदानी प्रदेश की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ की जलवायु खेती के लिए उत्तम है। यहाँ की भूमि समतल होने के साथ साथ यहाँ के यातायात साधनों की भी बहुलता है। इसके फलस्वरूप यहाँ मैदान आज विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ और घना बसा क्षेत्र है। भारत की जनसंख्या लगभग 50% भाग इसी विशालता मैदान में निवास करता है। भौगोलिक एवं आर्थिक दृष्टि से हमारे देश का सर्वोत्तम भाग है। और नेक्स्ट जो है सो वो दक्षिण का पठार है, इसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ। और नेक्स्ट जो ये देखिए, ये सभी जो क्वेश्चंस जितने भी हैं इस सभी को मैं PDF प्रोवाइड आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिंक डाल दूँगा मैं अपने टेलीग्राम का। उस पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के उस वीडियो को आप इस वीडियो को भी देखिए। और जो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जा करके इसको भी आप PDF को लेकर के आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सेम इस प्रकार की आपको जो जितने भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है उसी के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको
किसी प्रकार की और सब्जेक्ट जो कि आपको चाहिए, अगर आपको चाहिए तो हमें सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।